पहले कहा कि व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल। भाई रिसर्च प्रपोजल एक है क्या? तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जैसा कि मैंने तुमको बताया, इट इज अ रिटन प्लान ऑफ ए स्टडी। अब रिटन प्लान ऑफ ए स्टडी क्या हो गया हमारा, कि एक रिटन फॉर्मेट में हम देते हैं। मतलब रिटन फॉर्मेट में क्या देते हैं, ये तीनों चैप्टर, 1, 2 और 3, ये जो 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर हम लिख के उसमें देते हैं। ठीक है। अब इस 3 चैप्टर के अंदर अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी सिर्फ चैप्टर समझो, फिर वन बाय वन मैं एक एक चीज बताऊंगा कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो और क्लियर होगा। अभी सिर्फ मैं अंदर की चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो, अभी सिर्फ चैप्टर से चलो, चैप्टर वाइज चलोगे तो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है। तो पहला क्या कहता है भाई, हमारा रिसर्च प्रपोजल क्या कहता है कि रिसर्च प्रपोजल इज अ रिटन प्लान ऑफ ए स्टडी। संदीप कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है संदीप? कुछ यस पूछना है सर। संदीप? हाँ पूछो संदीप, बोलो। नहीं सर, बार बार कॉल आ रहा है, वही डिस्कनेक्ट कर रहा था। ठीक है चलो कोई नहीं। जी। ओके। दूसरा कहता है, दूसरी चीज क्या कहता है रिसर्च प्रपोजल में, इट स्पेल्स आउट इन डिटेल्स व्हाट रिसर्चर इंटेंड्स टू डू। ठीक है। अब स्पेल आउट मतलब कि ये हमें बताता है, बेसिकली जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है वो बताता है, इट स्पेल्स आउट इन डिटेल, इन डिटेल में, ये डिटेल में हमें बताता है कि व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू डू। मतलब कि रिसर्चर क्या करना चाहता है, वो किस टॉपिक पे काम करना चाहता है, क्या उसकी मंशा है, वो किस एरिया पे काम करना चाहता है। दैट इज ऑल अबाउट आवर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में हम ये जानते हैं। तीसरी चीज क्या कहता है, इट परमिट अदर्स टू लर्न अबाउट द इंटेंडेड रिसर्च एंड टू ऑफर सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द स्टडी। सपोज करो कि मैं संदीप हो गए, अंकित हो गए, आनंद हो गया, किसी के भी पास, या सोचो सपोज करो आनंद या संदीप मेरे पास एक टॉपिक लेके आते हैं कि सर मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो हमारे बैच के लड़के हैं, ठीक है, वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सर कितने लोग इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब जब ये संदीप या अंकित कोई भी मेरे पास ये प्रपोजल लेके आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, इस पे काम किया जा सकता है। तो जब हमने ये बात कही, तो अब सबसे पहली दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी, दूसरी चीज हमारे दिमाग में आएगी कि भाई इसके ऊपर देखा जाए पहले काम हुआ है क्या कभी, कि किसी और ने ऑनलाइन स्टडी के ऊपर काम किया है, ऑनलाइन इंटरेस्ट को देखने के लिए काम किया है। तो देखता हूं, या अंकित देखता है या संदीप देखता है, तो क्या कहता है, हाँ सर -52 एक क्वेश्चनर है, उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। -42 एक तरह का क्वेश्चनर है जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस सबको हम जानते हैं। ठीक है। तो अंकित क्या कहता है कि सर एक क्वेश्चनर बना हुआ है, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि ये स्टडी जो है वो आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब जैसे हम दोनों ने ये चीज कंसल्ट की, अब अगर सोचो कि कोई अगर मान लो संदीप ने बोला मुझसे, अंकित ने बोला कि सर -42 लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि यार -42 लेने से अच्छा है उसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, 42 क्वेश्चन हो जा रहा है। तो तुम ऐसा करो, -42 की बजाय तुम -24 ले लो, जो 24 क्वेश्चन वाला है वही ले लो। उससे क्या होगा कि बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और जल्दी जल्दी रिप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हुई कि जब मेरे से कंसल्ट किया, अब सपोज करो हम दोनों की आपस में बात हुई, फिर मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि यार एक बार मैम से भी बात करो, या एक बार सर से भी बात करो, और टीचर से भी बात करो, या और अपने कलीग से बात करो जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च की तरफ ज्यादा है, उनसे बात करो, क्या पता वो चीजों को और अच्छा बता पाए। तो यहाँ क्या होगा, इन सब चीजों से जितना डिस्कशन होगा उस टॉपिक के ऊपर, चीजें क्या होंगी और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और शार्प होती जाएंगी चीजें, खुल के आती जाएंगी। मतलब हमें पता चलता जाएगा कि अच्छा इस तरफ भी काम कर सकते हैं, अच्छा इस तरफ भी काम कर सकते हैं। जैसे 42 की जगह मैंने इम्प्रोवाइज कर दिया कि यार 24 को यूज किया जाए। फिर अब अगर मान के चलो अंकित बात करता है मैडम से, तो मैम कहेंगी कि सिर्फ एमपीएड के बच्चों को लेने से अच्छा है कि तुम क्या करो कि कुछ बीपीएड के बच्चों को भी लो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और डल गई। फिर संदीप कहता है कि सर इसके साथ साथ बीपीएड के साथ साथ एमपीएड के साथ साथ हम क्या करते हैं
कि जो हमारे नॉन एथलीट्स हैं, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के अलग फील्ड के हैं, उनका भी हम इंटरेस्ट देखते हैं कि वो कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लासेस में। ठीक है, तो ऐसे चीजें क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, निकल के आती जाएंगी, तो चीजें क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, इट ऑल्सो हेल्प द रिसर्चर क्लैरिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन एंड टू अवॉइड अनइंटेंशनल प्रॉब्लम्स। वही चीज आगे आ गई, क्या कहती है ये, कि ये हमारे रिसर्चर को हेल्प करता है किस चीज में, क्लेरिफाई करने में कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलो क्वेश्चनर हम डाल रहे हैं ऑनलाइन क्लास के इंटरेस्ट के लिए, तो उसमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे अब अगर मैं उस पर काम करता हूं तो मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि भाई तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, उससे मुझे क्या लेना देना है। ठीक है, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब टॉपिक के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये क्या होंगी, अगर हम इनको इंक्लूड करेंगे तो चीजें क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएंगी, तो हम इस एरिया की तरफ नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? हम उन्हीं एरिया पे काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जिसको हमें करने की जरूरत है। समझ में आया सबको यहाँ तक कि व्हाट एक्चुअली अ रिसर्च प्रपोजल इज? समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, ओके। अब क्या कहता है ये, कि भाई मेजर सेक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से जो हमारे हैं वो सेक्शन हैं, ठीक है, किसके, रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से मेजर सेक्शंस हैं। ठीक है, तो मेजर सेक्शंस में हमारा इन्होंने कहा देयर आर 4 टॉपिक्स एड्रेस इन दिस एरिया। 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बारे में हम इसमें हम जो रिसर्च प्रपोजल में है जो हम वो बताते हैं। तो पहला क्या है, द पर्पज ऑफ द स्टडी। जो सबसे पहली चीज है जो हमने पहले भी पढ़ा है, कि जब हम कोई स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि भाई इस स्टडी का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस स्टडी को कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने बताया कि हम क्यों उस स्टडी को कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, जस्टिफाई करना हमें स्टडी को कि भाई ये स्टडी हमने क्यों ली है, इससे हमारे सोसाइटी को, इससे हमारी फील्ड को, इससे हमारे प्रोफेशन को क्या बेनिफिट होने वाला है अगर मैं इस एरिया में काम करता हूं तो। ठीक है, तो उसको एक तरह से जस्टिफाई भी करना। थर्ड पॉइंट कहता है द रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस इंक्लूडिंग वेरिएबल्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है कि रिसर्च क्वेश्चन की बात आती है। रिसर्च क्वेश्चन क्या आती है, दैट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में समझ लो सब लोग, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव जजमेंट होता है, एक अनुमान होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस जो हमारा नाम है वो क्या होता है, एक टेंटेटिव जजमेंट होता है। अब हाइपोथेसिस में हमारी 2 चीजें होती है, वो समझ लो, क्योंकि ये तुम्हारा जो है वो टेस्ट में भी काम आएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? मुझे कुछ ना करना पड़े तो मैं इधर कर देता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन ये वाली, इधर साइड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, देखो 2 हाइपोथेसिस होती है, एक होता है हमारा H0, दूसरा होता है हमारा H1। ठीक है, ये H0 जो होता है ये क्या कहता है, ठीक है, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी वेरिएबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस भी हम बोलते हैं इसको, H0 को। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है H1, जो कि कहता है कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी वेरिएबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब समझो, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई स्टडी करेंगे
तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने लिया कि इफेक्ट ऑफ 7 वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वॉलीबॉल प्लेयर्स। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई यहाँ पे कि भाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी परफॉर्मेंस विद दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, ठीक, कोई भी हमारा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हमारी स्टडी कंप्लीट होती है और जैसे ही हमारा, जो तुम सब ने उस दिन लेक्चर में रहे होगे जब सर अनोवा पढ़ा रहे थे, सब लोग थे सब लोग, अमित थे? यस सर। बहुत गलत किया उस दिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब तुम्हें काफी चीजें समझने में दिक्कत होंगी। तो जैसे मुकेश तुम उस दिन थे? यस सर। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड, जैसे सपोज करो कि हमने हाइपोथेसिस निकाला, हाइपोथेसिस से कोई रिजल्ट आया, उसको हम क्या करते हैं, फिर टेबल से कंपेयर करते हैं ना, टेबल से कंपेयर तो करते हैं, याद हो अगर? यस सर। सर ने बताया था, अभी आगे स्टेट्स में तुम पढ़ोगे, उसे हम टेबल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब टेबल से हम कंपेयर करते हैं तो जब हमारी टेबुलेटेड वैल्यू जो रहती है कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा रहती है, तो हमारा जो होता है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारा रहता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि हाँ डिफरेंस है। ठीक है, क्या कहता है, समझ के चलो। अभी सिर्फ इतना समझो कि नल हाइपोथेसिस जो हमारा है वो क्या कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या कहता है कि हाँ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड द परफॉर्मेंस। समझ गए, इन दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? यस सर। तो जब भी हम कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक टेंटेटिव अनुमान बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। चलो, और उसके अंदर हम, जैसे उसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में ही, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कौन कौन से वेरिएबल्स हम डाल रहे हैं। अब वेरिएबल जैसे तुम डाल सकते हो, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर तो तुम डाल सकते हो हाइट, वेट, एज, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे वेरिएबल्स को तुम उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? देन लास्ट हमारा जो आता है इस सेक्शन में रिसर्च प्रपोजल में, चौथा क्या कहता है, डिफिनीशन ऑफ टर्म। कि भाई जो भी टर्म, जो भी हम कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं, सपोज करो कोई भी टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, अभी परेशान मत हो, मैं अपनी एक स्टडी दिखाऊंगा जो मैंने मास्टर डिग्री में थीसिस लिया था, तो उससे तुम्हें काफी हद तक समझ में आ जाएगी और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा कहता है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, कि क्या क्या जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं उसको डिफाइन करेंगे। ठीक, अब देखो यहां से जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू होता है। ठीक है, अब ये हमारा आ जाता है सबसे पहला काम। ठीक है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होता है। हाँ बोलो सर, ये पर्पस और जस्टिफिकेशन का एक बार फिर से बता दिए, थोड़ा डिफरेंशिएट करना समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी इस पे आगे और आगे डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, वन बाय वन, एक एक जो बताया है ना पहले, उसको वन बाय वन मैं डिफाइन करूंगा। अभी पहले ये समझ लो। चलो अच्छा, पहले वही बता देता हूँ। अब देखो पर्पस ऑफ द स्टडी समझो कि भाई पर्पस ऑफ द स्टडी क्या कहता है। ठीक है, कहता है द पर्पस स्टेट
sufficiently what the researcher proposes to investigate. ठीक है, वही चीज सेम कि पर्पस में मतलब क्या है कि पूरी तरह से क्लियर बताना है, ठीक है, कि भाई जो रिसर्चर प्रपोज कर रहा है, व्हाट द रिसर्चर प्रपोजेस टू इन्वेस्टिगेट, कि वो क्या बता रहा है, किसके ऊपर काम करना चाह रहा है, उसका स्टडी का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दिस शुड बी अ कंसाइज स्टेटमेंट, मतलब जो वो बता रहा है, जो स्टेटमेंट होगा उसका, वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू विच डिटेल्स आर एडेड लेटर, ठीक है, मतलब क्या है कि जो टॉपिक हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, और वो इस तरह होना चाहिए जिससे कि हमें बाद में उसके अंदर हम डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। समझ में आया सबको? ये अभी हम पर्पस की बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक का पर्पस है। तीसरा चीज क्या कहता है, क्लेरिफिकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कंसीडर्ड हेयर। पहले ही मैंने बताया कि तीसरा क्या कहता है कि पर्पस जब हम कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी का हमारा, तो उसमें हमें क्या बताना है कि किस फील्ड की तरफ हम करना चाह रहे हैं स्टडी, क्या हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, किस प्रोफेशन की तरफ हम स्टडी करना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है अमित? क्लियर है मुकेश? चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अजीज समझ में आ रहा है? अब जैसा कि मुकेश ने पूछा था मुझसे, जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी क्या कहता है, द रिसर्चर मस्ट मेक क्लियर व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट। पहली चीज क्या कह रहा है कि भाई जब जस्टिफिकेशन में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई पहले ही बताना पड़ेगा रिसर्चर को, क्लियरली बताना पड़ेगा कि उसने ये टॉपिक क्यों लिया है, इस टॉपिक से क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, और इस टॉपिक को स्टडी करना क्यों जरूरी है, ये पहली चीज कहता है। दूसरा क्या है, ही और शी मस्ट प्रेजेंट एन आर्गुमेंट फॉर द स्टडी, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि भाई एक आर्गुमेंट होना चाहिए स्टडी के ऊपर, कंसल्ट मतलब आर्गुमेंट इन द सेंस यहाँ पे निगेटिव वे में नहीं है, यहाँ पे मतलब कैसा है, आर्गुमेंट इन द सेंस की क्रॉस क्वेश्चंस होने चाहिए, उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों, कैसे, क्यों क्यों लिया आपने ये, अच्छा इसमें आप क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आर्गुमेंट की बात कर रही है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, अ गुड जस्टिफिकेशन शुड आल्सो इंक्लूड एनी स्पेसिफिक implications that follow if relationships are identified। अब हम बात करते हैं कि भाई एक जो अच्छा जस्टिफिकेशन हमारा होता है उसमें हमेशा क्या होनी चाहिए, जो सबसे मेन चीज होनी चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए। रिलेशनशिप्स, जो भी रिलेशनशिप्स हमारी आ रही हैं, जो भी हम स्टडी से रिलेट कर पा रहे हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना हमारा आना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या कहता है, देयर कुड बी एन इम्प्लीकेशन दैट करंट मेथड्स आर नॉट इनफ, हाउएवर दिस शुड मेक एक्सप्लिसिट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, चौथे पॉइंट में क्या कहा कि भाई सपोज करो अगर हमने कोई स्टडी ली जिसके ऊपर पहले काम हो चुका है, तो अब उसमें लोग हमसे बोलेंगे ना भाई कि आपने ऐसा क्यों लिया, ये स्टडी क्यों ली, इस पे तो काम हो चुका है, ठीक है। तो हम उसमें क्या कहेंगे कि जो इस पे काम हुआ है वो पर्टिकुलरली पूरी तरह से काम नहीं हुआ है, अभी कुछ जो एरियाज हैं हमारे, दिस शुड मेक अ एक्सप्लिसिट, मतलब उसे और एक्सपेंड करने की हमारे लिए जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टडी। अजीत समझ में आ रहा है? नारायण यादव समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो, अब रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस के ऊपर काफी मैंने बात की थी, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, ठीक है। पहला क्या कहता है, द पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी इन्वेस्टिगेटेड शुड बी स्टेटेड हियर,
रिसर्च क्वेश्चन वही चीज हो गई कि भाई कौन सा हम टॉपिक लेने जा रहे हैं या कौन सा हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, उसको हमें पर्टिकुलरली लिखना होता है इस पार्ट में, जो हमारा थर्ड चैप्टर का पार्ट होता है, थर्ड पॉइंट में। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, फेवरिंग हाइपोथेसिस विल हेल्प क्लियरिफाई एंड बिकम अ स्ट्रेटजी पॉइंट। ठीक है। जो हाइपोथेसिस होगी हमारी वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि वो हेल्प करे हमें हमारे डाउट को क्लियर करने पे। ठीक है। और एक तरह से स्ट्रेटजी पॉइंट हो कि जिसके बेस पे हम सारी की सारी स्टडी को कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड एज कंसाइजली एज पॉसिबल। मतलब कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए वो कोशिश हमें करना चाहिए कि छोटा से छोटा हो और क्लियर से क्लियर हो। सपोज करो कि जैसे तुमने देखा होगा बहुत लंबे लंबे लोगों के टॉपिक होते हैं, तो टॉपिक हमेशा जब तुम देखोगे स्टडी के, तो ज्यादातर टॉपिक जब तुम देखोगे तो छोटे होते हैं टॉपिक, और उस टॉपिक के वजह से ही तुम समझ जाते हो कि अंदर का जो मटेरियल है वो क्या लिखा हुआ है या किसके ऊपर इसमें पूरी स्टडी पे काम हुआ है। ठीक है। समझ में आ रहा है रोहित, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चौथा कहता है, देयर शुड बी एनी इन्फ्रेंस मेड इफ अ हाइपोथेसिस इज वेल स्टेटेड। ये वही चीज कह रहा है कि अगर हाइपोथेसिस हमारी सही लिखी हुई है तो हम उसके बेस पे कोई ना कोई इन्फ्रेंस निकाल लेंगे। इन्फ्रेंस सबको पता होगा। अमित, इन्फ्रेंस बताओ क्या है? बताओ। सर भविष्य में मतलब जो आवाज ही नहीं आ रही है। ओम यादव, समझ में आ रहा है? ओम यादव, यस सर। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर आ रही है। चलो अब तो टाइम भी करने का। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। टाइम कम है, दोबारा कनेक्ट होंगे। डिफिनीशंस की बात थी, जो लास्ट पॉइंट कर रहा था इसका कि डिफिनीशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है ये कि भाई जितने भी हमारे की टर्म्स हैं, जो जो हम कोई सपोज करो अपनी स्टडी में नया वर्ड ले रहे हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब, तो इनके डिफिनीशन हमें बताना होता है कि भाई इसका मतलब क्या है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, द रिसर्चर टास्क इज टू मेक द डिफिनीशन एज क्लियर एज पॉसिबल। मतलब क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा रिसर्चर है उसका मेन काम क्या है, चलो तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, डिफिनीशंस के ऊपर बात कर रहे थे।
ठीक है, तो अब समझते हैं डिफिनीशंस। पहले जैसे मैंने बता दिया कि भाई कोई भी, जैसे हम कोई भी नया वर्ड अगर अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सभी वर्ड्स को हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है, उनकी डिफिनीशन देनी होती है। जैसे सेकंड पॉइंट में खुद ही वो कह रहा है कि द रिसर्चर्स टास्क इज टू मेक द डिफिनीशन एज क्लियर एज पॉसिबल। मतलब जो भी हम डिफिनीशन लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, ताकि लोगों को उस वर्ड, जैसे सपोज करो कोई भी जब नया वर्ड आता है तो हम सबको समझने में दिक्कत होती है, तो ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि जो जो नए वर्ड हमारी पूरी टोटल प्रपोजल में, चाहे हमारे टोटल स्टडी में जो भी नए वर्ड यूज होते हैं, उनको हम इस पार्ट में रखते हैं और उनकी पर्टिकुलर डिफिनीशंस देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, समटाइम्स टर्म्स विल हैव टू बी मॉडिफाइड टू फिट द प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, कई बार हमें क्या करते हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको मॉडिफाई भी करते हैं ताकि जो हमारे स्टडी है उस पर वो फिट बैठ सके। ठीक है, चौथा क्या कहता है, व्हाइल इट इज अ probably impossible to eliminate all the ambiguity, to clear the clearer the term used, the fewer the difficulty that will be encountered with the study। इसमें सिंपल क्या कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमें है ना, कि जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनका क्या होना चाहिए, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए। ठीक, ताकि जो भी हमारी स्टडीज में डिफिकल्टी उन वर्ड की वजह से आने वाली है उसको हम इनकाउंटर कर सके, मतलब उसको हम क्लियरली ड्रॉप आउट कर सके अपनी स्टडी से, और हमें कोई भी जो हमारे जो टर्म्स हैं, जो डिफिनीशंस हैं, वो नई नई जो भी चीजें हैं, अभी जब मैं तुम्हें एक पूरी की पूरी स्टडी दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं अभी साइनॉप्सिस भी दिखाऊंगा और तुम्हें अभी नहीं, मतलब कि नेक्स्ट क्लासेस में, और पूरी की पूरी थीसिस भी दिखाऊंगा कि, तो तुम्हें अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोनों चीजों में कैसे अंतर है। ठीक है, ठीक, अभी इतना समझ लो। फिर अगर हम बात करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। ये तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल की बात थी जो कि क्लियर हो चुकी है लगभग। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ू रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। चले आगे, यस सर। चले सर, किसका हाथ खड़ा है? जी सर, जी जी जी। हाँ अमित, बोलो सर बोलो। सर वो चारों चैप्टर का थोड़ा सा एक बार सिक्वेंसली नाम बता दीजिए, नोट डाउन कर लें। वो चैप्टर नहीं है, वो पॉइंट्स हैं सर। जी 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 सर, चैप्टर पॉइंट्स। हाँ अभी आएंगे चैप्टर आगे। नहीं सर, वो तो उसमें आएंगे, ये सिनॉप्स इसका जो है रिसर्च प्रपोजल का। देखो यही रिसर्च चीज मैंने कहा था ना कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट में अंतर कुछ नहीं है। अंतर है सर। सुनो, वो उस सेंस में अंतर नहीं कह रहा हूं मैं अंतर इस जी सेंस में कह रहा हूं, जैसे फिजिकल फिटनेस है, जी फिजिकल फिटनेस में हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड आता है, जी जी आता है ना। तो जो जी सर। हेल्थ रिलेटेड के पॉइंट्स रहते हैं उसी पॉइंट को ऐड करते हुए तो स्किल रिलेटेड में चलते हैं ना। वो चार को जी तो, सर। पांच को तो ऐड ही करते हैं, चाहे जी वो जी फ्लेक्सिबिलिटी हो चाहे बॉडी कंपोजिशन हो, सारे को ऐड करके फिर जो हमारा स्किल रिलेटेड की तरफ होता है उसी में आगे बढ़ते हैं ना। तो सेम चीज ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट में है। रिसर्च प्रपोजल के जो 3 चैप्टर होते हैं, ये 3 चैप्टर जो होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सबको, नहीं ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। बोल दीजिए सर, दिख नहीं रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ, ये जो तीनों चैप्टर होते हैं हमारे, वो हमारे हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल, या तुम साइनॉप्सिस भी कह सकते हो। जब यही 3 जो चैप्टर होते हैं, इसी 3 चैप्टर में जब आगे 2 चैप्टर और मिल जाते हैं हमारे, ठीक है, सर वही पॉइंट बोल दीजिए थोड़ा सा, तो ठीक रहेगा, नोट हो जाएगा। यार अभी सिर्फ तुम पॉइंट मत नोट करो, सिर्फ तुम चैप्टर नोट करो।
पॉइंट अभी मैं धीरे धीरे उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि एक एक चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें हैं, समझ रहे हो। और चलिए टाइम उतना है नहीं, कंफ्यूज रहोगे, फिर बार बार पूछते रहोगे कि सर चैप्टर 1 में इंट्रोडक्टरी में क्या था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या था, तो इस तरह समझ रहे हो। तो 1 बाय 1 चलो तो सही रहेगा। तो अभी इतना जानो कि जो पहले के 3 चैप्टर रहते हैं हमारे, वो हमारे किस में रहते हैं, रिसर्च प्रपोजल में रहते हैं, या हम उनको सिनॉप्सिस भी कहते हैं, ठीक है। और जब रिसर्च रिपोर्ट हम बनाते हैं तो ये 3 चैप्टर जो हमारे प्रपोजल में रहते हैं, और चौथा और पांचवा, जब ये टोटल हमारे जो 5 चैप्टर होते हैं, ये जब मिल जाते हैं, जब ये कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। यही रिसर्च रिपोर्ट हमारी रहती है, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो रिसर्च प्रपोजल जो है हमारा, वो रिसर्च प्रपोजल में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। और जब हमारी वही रिसर्च प्रपोजल, जब हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे चौथा और पांचवा जो चैप्टर हमारा इंक्लूड होता है, उसमें हमारा जो है वो रिसर्च रिपोर्ट का काम होता है। अब इसी रिसर्च रिपोर्ट को कई लोग क्या बोल देते हैं, थीसिस भी बोल देते हैं और डेजर्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे जो है, ये टोटल जब हमारा 5 चैप्टर मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आवर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। और जब हमारा ये 3 चैप्टर रहता है, जिसको मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि जब जो ये हमारा रहता है, ये हमेशा किस टेंस में रहता है, रिसर्च प्रपोजल जो हमारा रहता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, क्योंकि इसमें हम प्रपोज करते हैं कि दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट दी स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड व्हाट आर द एरियाज। सपोज करो कि जब हम चैप्टर 1 लिखते हैं, चैप्टर 1 में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या रहता है, हमारा टॉपिक्स रहेंगे, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, अभी इनके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि आज टाइम कम है, तो कल इस चैप्टर पे 1 बाय 1 एक एक करके हम बात करेंगे। अभी मैंने जस्ट चैप्टर बताया। तो जब जो हमारा प्रपोजल होता है, ये समझो कि वो हमेशा किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसे बताया है, हमने सिर्फ प्रपोज किया है इसके सामने, अपने सुपरवाइजर के सामने, इट में भी, और इट में भी फॉर द कमेटी विच वी हैव, ठीक है। या सपोज करो जैसे अगर तुम लोग एमपीएड फोर्थ सेम में या थर्ड सेम में जितने भी लोग डेजर्टेशन लोगे, तो डेजर्टेशन जब लोगे तो उससे पहले क्या करोगे, एक प्रपोजल बनाओगे कि सर मैं इस, जैसे सबसे पहले टॉपिक्स आएंगे, कई सारे टॉपिक तुम्हारे मूड दिमाग में आएगा सब लोगों के। देन टॉपिक्स को जब जब तुम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, टॉपिक को सेलेक्ट करके उस पर थोड़ा काम करोगे, उस पर थोड़ा सा रिव्यू कलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसमें देखोगे कि स्टैट्स कौन कौन सी लग रही है, क्या क्या स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमारे लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो तीनों चैप्टर हमारे, ये जो तीनों ये चीजें हैं, ये किस में आएंगी, हमारा तीनों चैप्टर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये हमेशा क्या होंगी, हमारी फ्यूचर टेंस में होती है, ठीक है। जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है, इट विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर टेंस, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, बताते हैं कि हम इन फ्यूचर ये करने वाले हैं, ठीक। और जो हमारी रिपोर्ट होती है, ये हमेशा किस में होती है, 5 टेंस में होती है, जो हमारी 5 चैप्टर होता है। यहां तक कि किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एनीवन हैविंग एनी डाउट कि रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्ट में अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और अभी हम सिर्फ चैप्टर वाइज सुनेंगे, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक स्पेसिफिकली ऑन एवरी चैप्टर। सपोज इन चैप्टर 1 व्हाट आर द कंटेंट इन दैट, कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर 1 में आएंगी, देन फॉलोड बाय चैप्टर 2 कि चैप्टर 2 में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में, फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स में, ठीक है। देन हमारा टेक्निक्स हो गया, और फिर डिस्कशंस एंड फाइंडिंग में। हाँ अमित बोलो। हाँ सर, इसको रिसर्च प्रपोजल को इन्फ्रेंस कर सकते हैं, इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल मतलब? अभी इन्फ्रेंस का मतलब पूछ रहे थे ना सर? नहीं यार, उस सेंस में यहाँ कैसे आएगा, यहाँ तो सिर्फ तुम प्रपोज कर रहे हो। अभी अभी तो हम इसमें बताते हैं कि हम ये
स्टैट्स लगाएंगे इन फ्यूचर, ये स्टैट्स लगाएं, स्टैटिस्टिक्स ये लगाएंगे, सपोज टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, जो भी हमारी स्थिति है वो हम लगाएंगे, वो तो सिर्फ बताते हैं। इन्फ्रेंस तो जब आएगा जब हम अपने कैलकुलेशन करने के बाद, जब हम डेटा लगाएंगे, डेटा से जो हम स्टैट्स लगा के डेटा निकालेंगे, जब हम डिस्कशन और फाइंडिंग लिखेंगे, देन द इन्फ्रेंस विल बी कम्स इन द लाइट, उस टाइम पे इन्फ्रेंस की बात होगी ना। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, प्रपोजल और रिपोर्ट में क्लियर है सबको? अभी भी कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लियर है। सो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा सा पढ़ के आना चैप्टर वाइज।